प्यारे बच्चों, आज आपके सामने इतिहास का ये प्रैक्टिस पेपर है, क्योंकि आशा की जाती है कि अब तक आप लोगों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली होगी। 1 जून को आपका डेट शीट आने वाला है और जुलाई के महीने में ऐसी आशा की जाती है कि आपके बोर्ड पेपर्स स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में इन प्रैक्टिस पेपर्स का महत्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि इस बात के पूरे चांसेस हैं कि इस बार 3 घंटे की जगह सिर्फ 1.5 घंटे का एग्जाम हो। एमसीक्यू प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी जाए और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाएं, लेकिन बड़े प्रश्नों को अवॉइड किया जाए। इस तरह का एक प्रपोजल सीबीएसई के पास है, इसलिए इस प्रैक्टिस पेपर को बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूरे चांसेस हैं कि यहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि 12वीं क्लास तो आप पास हो जाएंगे, इसके बाद आप कॉलेज में जाएंगे, प्रोफेशनल कोर्सेस में आप दाखिला लेंगे और उस समय इंग्लिश में बातचीत करना आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। आप अंग्रेजी अच्छी तरह से बोल पाएं और लिख पाएं, इसके लिए मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू की है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां से आप अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं और अंग्रेजी किस तरह से बोला जाए ये आप सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज प्रैक्टिस पेपर में हमारे लिए क्या कुछ है। सबसे पहले हम 1 नंबर वाले प्रश्नों की बात करेंगे और ये देखिए, सबसे पहले यहां देख सकते हैं आप 16 प्रश्न होंगे और किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। ये एमसीक्यू 15 मार्क्स का होगा। सबसे पहला प्रश्न है, ईसा पूर्व 3री शताब्दी में अशोक मौर्य के आदेश से किस संप्रदाय के संतों के लिए कृत्रिम गुफाएं बनाई गईं? किस संप्रदाय के, उस संप्रदाय का नाम लिखना है जिसके लिए सम्राट अशोक ने कृत्रिम गुफाएं बनाई थीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है आजीवक संप्रदाय। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए कृत्रिम गुफाएं बनाई, जहां वो लोग रहते थे। अगला सवाल देखिए, प्रारंभिक भक्ति परंपरा के किन 2 वर्गों में विभाजित किया गया है? प्रारंभिक यानी कि प्राचीन भक्ति परंपरा को 2 भागों में विभाजित किया जाता था। उन्हें क्या कहा जाता है यह आपको बताना है और इसका सही उत्तर है सगुण और निर्गुण। भक्ति परंपरा में 2 वर्ग थे, सगुण और निर्गुण। अगला जो सवाल है ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, यह है, निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उस संदर्भ का उल्लेख कीजिए जिससे यह कथन जुड़ा हुआ है। और कथन क्या है? अर्नेस्ट मैके ने अपनी पुस्तक अर्ली इंडस सिविलाइजेशन में लिखा है, निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। तो अब ये जो लाइन है ये आपके बुक में किस चैप्टर से लिया गया है और किस सब टॉपिक से लिया गया है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ये मैके ने हड़प्पा की जल निकास प्रणाली के बारे में यह बात कही थी। हड़प्पा के जल निकास प्रणाली के बारे में अर्नेस्ट मैके ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। और अब तक जो प्रश्न देखे आपने देखे होंगे, इसमें या तो एक वर्ड में या फिर एक लाइन में आपको उत्तर देना पड़ा। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन विजयनगर साम्राज्य के अमर नायकों के संदर्भ में सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, वो सैनिक कमांडर होते थे, ये हमें पता है। उनके पास सशस्त्र समर्थक भी होते थे, ये भी सही बात है, और ये भ्रमणशील भी रहते थे। तो इसका मतलब ये है कि डी हमारा सही आंसर है कि वे प्रायः मलयालम बोलते थे। ये गलत है विजयनगर साम्राज्य के अमर नायकों के संदर्भ में, और इसका कारण यह है कि प्रायः विजयनगर एम्पायर कर्नाटक के आसपास के इलाके में हुआ करता था, जहां कन्नड़ भाषा बोली जाती थी। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नीचे दिए गए चित्र को पहचानिए और उसके चित्रकार का नाम लिखिए। ये जो आप चित्र देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, यह चित्र किस संदर्भ में है और इसका चित्रकार कौन है, ये आपको बताना है। और इसका सही उत्तर है द रिलीफ ऑफ लखनऊ, और इसके चित्रकार हैं थॉमस जोन्स बार्कर। ये जो 1857 ईस्वी का विद्रोह वाला जो चैप्टर है, उसमें आपको ये पिक्चर देखने को मिलेगा। और अगला क्वेश्चन जो है वो सिर्फ दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है और प्रश्न संख्या 5 के स्थान पर है। तो देखिए, प्रश्न है कि अंग्रेजों और भारतीयों द्वारा तैयार की गई तस्वीरें 1857 के सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रही हैं। क्यों? क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध है, बिल्कुल सही बात है। यह तस्वीरें युद्ध से संबंधित हैं, बिल्कुल युद्ध से संबंधित हैं। इनमें चटक रंगों का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही बात है। जैसा कि आप ऊपर द रिलीफ ऑफ लखनऊ वाले पिक्चर में आप देख सकते हैं इस चीज को, बिल्कुल चटक रंगों का प्रयोग हुआ है। और डी कहता है कि ये तस्वीरें उस काल में लोगों की मनोदशा के बारे में बताती हैं। तो ये बिल्कुल सही उत्तर है इसका कि उस समय में जो भी चित्र बनाए जाते थे, अगर आप उसको देखें तो लोगों की मनोदशा कैसी है उसके बारे में आपको पता लगता है। तो डी इसका सही उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित कथन को ठीक करके पुनः लिखिए। बुद्ध के बचपन का नाम राहुल था, वे साक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। इसमें कुछ गलत है और उसको आपको ठीक करना है। तो बुद्ध के बचपन का नाम राहुल था, यह गलत है। क्यों? क्योंकि बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और वे साक्य कबीले के सरदार के बेटे थे, यह सही है। तो राहुल की जगह पे आपको सिद्धार्थ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विजयनगर के किस राय ने यवन राज्य की स्थापना करने वाला शीर्षक धारण करके गौरव अनुभव किया? तो आपको पता है कि सी ऑप्शन इसका सही है, कृष्णदेव राय। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है क्योंकि कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंधित थे और विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे। इन्होंने यवन राज्य की स्थापना करने वाला शीर्षक धारण किया था और इस बात में काफी गौरव भी अनुभव करते थे। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, ये देखिए, ये आपके लिए आज का सवाल है। और आज का सवाल है कि प्राचीन भक्ति परंपरा को किन 2 वर्गों में विभाजित किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर दिखाइए कि प्राचीन भक्ति परंपरा को किन 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। जब आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो हमें यह भी पता लगता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है और आप जो ये प्रश्न याद करते हैं वो कितना ध्यान से याद रखते हैं। इसीलिए जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख करके दिखाइए और मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि आपके प्रश्न के उत्तर सही हैं या नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सूर्यास्त कानून क्या था? देखिए, सूर्यास्त कानून एक ऐसा कानून था जिसके अनुसार निश्चित तिथि के दिन सूर्यास्त तक यदि कोई जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने निर्धारित करों का भुगतान नहीं कर पाता था तो उस जमींदार की जमींदारी
नीलाम की जा सकती थी। इस कानून को सूर्यास्त कानून कहा जाता था। तो ये एक परिभाषा है जो 1 नंबर के लिए है, लेकिन आपको याद रखना है। ऐसे ही अगला जो सवाल है, पितृवंशिकता और मातृवंशिकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोनों का परिभाषा आपको बताना पड़ेगा। पितृवंशिकता का अर्थ उस वंश परंपरा से है जिसमें वंश पिता, उसके बाद उसका पुत्र और उसके बाद उसका पौत्र, उसके बाद उसका प्रपौत्र, इस तरह से चलता है। लेकिन मातृवंशिकता में वंश परंपरा माता से जुड़ी होती है। बस यही फर्क है, दोनों का परिभाषा लिख दीजिए और आपका उत्तर कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए के रूप में और दूसरे को कारण आर के रूप में दर्शाया गया है। कथन ए, अशोक बहुत शक्तिशाली, परिश्रमी और दयालु शासक था। और कारण बताया जा रहा है कि 20वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी नेताओं ने अशोक को अपना प्रेरणा स्रोत माना। तो अब आपको यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, और सही उत्तर इसका डी है। यानी कि ए और आर दोनों ही सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, क्योंकि अशोक शक्तिशाली भी थे, परिश्रमी थे और दयालु भी थे। और अंग्रेजों से लोहा लेते समय हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने अशोक को अपना प्रेरणा स्रोत मानकर उनके गुणों को भी अपनाया था। इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वात्साहनामा के लेखक का नाम आपको बताना है, और ये 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें सही ऑप्शन है अब्दुल हमीद लाहौरी। यानी कि अब्दुल हमीद लाहौरी ने वात्साहनामा लिखी थी। अगला सवाल फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन नंबर 12। ये देखिए, वर्ष 1919 में संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान डैश के नेतृत्व में महाभारत का एक समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गई। तो उस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान का नाम क्या था, यह आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है वीएस सुक्तांकर। वीएस सुक्तांकर। तो ये आपको यहां पर फिल इन द गैप में भर देना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहां आपको अभिप्राय बताना है कि किताबखाना से आप क्या समझते हैं, या किताबखाना से आपका क्या अर्थ है। तो देखिए, किताबखाना से अभिप्राय पांडुलिपि रचना के केंद्र से होता था, जिसको आजकल का जो लाइब्रेरी होता है उस तरह से भी आप मान सकते हैं। लेकिन लाइब्रेरी पढ़ने की जगह होती है, और किताबखाना मुगल काल में पांडुलिपि यानी कि पुस्तकों को लिखने का स्थान हुआ करता था। तो किताबखाना से अभिप्राय क्या हुआ, पांडुलिपि रचना का केंद्र। और क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, युग्म सुमेलित कीजिए। अरब मुस्लिम व्यापारी मालाबार तट पर अपना व्यापार करते थे। अलवार और नयनार का संबंध तमिलनाडु से था। वीरशैव कर्नाटक में हुए, और नाथ और जोगी संप्रदाय के लोग, इस संप्रदाय के संत उत्तर भारत में हुए। तो इसका मतलब यह हुआ कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। यानी कि 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का बी। और आज के प्रैक्टिस पेपर का ये अंतिम प्रश्न है। ये देखिए, गांधी जी की आम जनता के बीच लोकप्रियता के कारण था या थे। गांधी जी आम जनता के बीच क्यों लोकप्रिय थे? क्योंकि वह जनसाधारण की तरह धोती पहनते थे, वह उन्हीं की तरह रहते थे, वह उन्हीं की भाषा में बोलते थे। क्या कारण था? तो देखिए, सच्ची बात तो यह है कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊपर के तीनों ही ऑप्शन सही हैं। गांधी जी बिल्कुल जनसाधारण की तरह रहते थे, उनकी भाषा बोलते थे, उन्हीं की तरह उनका जीवन शैली था, उन्हीं की तरह उनका खान पान था, इसीलिए जनता के बीच वह अत्यंत लोकप्रिय थे। तो बच्चों, इसको बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए, और पीछे हमारे जितने भी वीडियोज रहे हैं
और दूसरे जो स्टडी मटेरियल्स हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश के, ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखिए और शामिल हो जाइए टेलीग्राम ग्रुप में। पढ़ते रहिए, अच्छी तरह से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट।